नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं कुश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना काल से जुड़ी एक अहम खबर के साथ। ये खबर आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए है, और खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए जो बेहद खास है, जो सरकार के किसी फैसले के खिलाफ हड़ताल पर जाने की सोच रहे हैं या हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे कर्मचारियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा कानून लागू करने का फैसला किया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि यूपी में पहले से ही एस्मा लागू है, जिसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये एस्मा कानून और इसका किन किन लोगों से संबंध है। दरअसल एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। कानून लागू करने से पहले संबंधित कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। अति आवश्यक सेवाओं से लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस कानून का मकसद साफ है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से लागू रखने की राह में सरकार किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहती है। ऐसे में सरकार और सरकारी कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे कोरोना से उपजे इस संकट काल में एक दूसरे का साथ दें। साथ ही सरकार को भी ये समझना होगा कि वे संकट काल में अपने कर्मचारियों की परेशानी समझें और उसे समय रहते निस्तारण करें। बहरहाल आपको बता दें कि एस्मा कानून किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका यह कदम अवैध और दंडनीय श्रेणी में आता है। ऐसे में एस्मा कानून का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ घाटे में चल रही बिजली विभाग को परेशानियों से उबारने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने आज एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग को हो रहे घाटे का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, विद्युत विभाग 90,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। शहर में 30% और गांव में 75% लोग बिल का भुगतान नहीं करते। इसी ट्वीट में श्रीकांत शर्मा जनता से अपील भी कर रहे हैं कि अगर जनता समय पर और सही बिल जमा करती है तो इससे लोगों को सस्ती और निर्बाध यानी बिना कटौती के बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा बैठक की है, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 महीने में हर एक स्मार्ट मीटर उपभोक्ता से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क साधा जाए और इस दौरान उनकी समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया जाए। ऐसे में सरकार की ये पहल वाकई सराहनीय है, क्योंकि प्रदेश में ऐसे लोगों की तादाद भी कुछ कम नहीं है जो सरकारी सेवाओं से नाखुश होकर बिल का भुगतान करने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में अब सरकार की इस पहल के बाद दोनों तरफ से परेशानियों का हल संभव होता दिख रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट से मंजूर हुए लव जिहाद से संबंधित अध्यादेश पर नेताओं की प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मेरठ पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला ने भी कानून की प्रशंसा करते हुए समाज के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वाले खुराफातियों को कड़ी सजा मिलेगी। समाज की भोली भाली बच्चियों के साथ छल करना भारी पड़ेगा। लव जिहादियों को बड़ी चुनौती दी गई है और अब इस अध्यादेश से निश्चित रूप से पूरा प्रतिबंध लगेगा। जिस प्रकार से लव जिहादी मिशन बना करके और हाथ में कलावा बांध करके, माथे पर तलक लगा करके, अपना धर्म छुपा करके और जो अपने हिंदू परिवारों की लड़कियों को बहला फुसला करके उनके साथ विवाह रचने का काम करते थे और बाद में उसको फिर राह में छोड़ करके उसके जीवन को बर्बाद करने का जो काम लव जिहाद वाले कर रहे थे, अब इनको कड़ा झटका लगेगा। इस अध्यादेश में प्रावधान दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हम इसमें 15,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा और धर्म परिवर्तन करने से पहले आपको स्पष्ट करना पड़ेगा और सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर भी प्रतिबंध लगेगा। बचपन से लेकर जवानी तक की किताबों में आपने नटवर लाल के कई किस्से पढ़े या सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का नटवर लाल उन सभी नटवर लालों का कान काट रहा है। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार का है, जहां कुछ लोगों ने सरकारी डाक खाने को न सिर्फ बेच दिया बल्कि रातों रात पूरी बिल्डिंग गायब कर मलबा भी साफ कर दिया और डीएम से लेकर कप्तान तक सरकारी दफ्तर में कागजी कार्रवाई में ही जुटे रह गए। घटना के करीब 1 साल बाद जब डीएम एसपी बदले गए तब 17 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करने के साथ ही 2 लोगों को भूमि माफिया घोषित किया गया है। साथ ही डाकघर को फिर से उसकी जमीन पर कब्जा दे दिया गया है। पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं संवाददाता सरदार सिद्दीकी।
फिल्मों में अक्सर नटवर लाल की कहानी आपने देखी होगी और सुनी होगी, जो हर सरकारी बड़ी बिल्डिंग को बेच दिया करता था। तो पीलीभीत में ऐसे ही नटवर लालों ने सरकारी डाकखाने को बेच डाला। मानो पूरा शहर जब सो रहा था तो नटवर लालों ने पूरे सरकारी डाकखाने को गिराकर बुलडोज़र चलाकर वहाँ का सारा मलबा रात ढो डाला। जब रात को लोग सुबह को सो के उठे तो देखा कि पूरा मलबा वहाँ पर गायब था, पूरा पोस्ट ऑफिस गायब था और एक मैदान की शक्ल में था। आपको बताना चाहूँगा, पूरा मामला पीलीभीत के सिटी पोस्ट ऑफिस का है, जहाँ पर माफियाओं ने पूरे डाकखाने को रातों रात गायब कर दिया। और जब मामला 1 साल पुराना होने के बाद जब अब डीएम एसपी पीलीभीत के बदले हैं, तो वहाँ पर क्विक एक्शन लेते हुए 17 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और 2 लोगों के खिलाफ एंटी भूमाफिया का मामला दर्ज किया गया। ऐसे में सवाल उठता है, जब जिला के अधिकारी ही सुस्त होते हैं तो माफिया चुस्त हो जाते हैं, और जब चुस्त अधिकारियों ने लगाम कसी है तो 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वहीं माफियाओं में खलबली मची हुई है। भूमाफियाओं द्वारा धोखाधड़ी करके पोस्ट ऑफिस की ज़मीन का बैनामा करा लिया गया तथा रातों रात पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग को जमींदोज करके उसका मलबा गायब कर दिया तथा उस जमीन को कब्जा कर लिया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत चार्जशीट भेजी गई और इसी प्रकरण में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। वहीं आगरा में मेट्रो स्टेशन के शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर को दिल्ली से वर्चुअली तरीके से शिलान्यास करेंगे। वहीं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन तरीके से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए तय किए गए स्थानों पर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं कानपुर में कमिश्नर राजशेखर ने कानपुर मेट्रो पहुंचकर आईआईटी और कल्याणपुर के मेट्रो स्टेशनों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों के विकास के बारे में जानकारी भी ली। वहीं इस दौरान यूपी मेट्रो के इंजीनियरों ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते शहर में हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाई गई है, डस्ट डोमिनेशन मशीनें भी लगाई गई है। मेट्रो इंजीनियरों ने यह भी बताया कि आगामी जून जुलाई तक पहली मेट्रो ट्रेन की सप्लाई पूरी हो जाएगी। जो मेट्रो है कानपुर का, ये कानपुर शहर के लिए कह लीजिए कि सबसे महत्वाकांक्षी योजना है ये, जिसमें भारत सरकार का भी, उत्तर प्रदेश सरकार का भी और जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उनका भी बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल है इससे। और ये सभी प्रयास करते हुए ये प्लान बनाया गया है कि ये अगले नवंबर एंड तक, अगले वर्ष के नवंबर के एंड तक इसका ट्रायल रन कराया जाए और दिसंबर या जनवरी में जो है इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। वहीं गाजियाबाद में सरेराह तेंदुए के घूमने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पूरा मामला कवि नगर का है, जहां सड़क पर घूम रहे तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं जब इस बात की जानकारी जिला सूचना अधिकारी को मिली तो आनन फानन में जिला अधिकारी के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम अजय शंकर पांडे ने वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जिला अधिकारी ने लोगों से अपील भी की है कि नागरिक अपनी सुरक्षा के दृष्टि से अपने घरों में रह रहे बच्चे को बाहर न निकलने दे। आपको बता दें कि तेंदुए को पकड़ने के लिए मेरठ और दिल्ली से भी टीमें बुलाई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर स्थित यमुना नदी पर बने हथनी कुंड बैराज पर उस समय एक दिल दहला देने वाला मंजर दिखा जब बाइक पर आया एक युवक ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। युवक की खोजबीन जारी है, लेकिन ताज़ा जानकारी मिलने तक युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं लोगों से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचित कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों के आधार पर युवक का नाम आसिफ बताया जा रहा है, जो थाना बिहारीगढ़ इलाके के सतपुरा गाँव का रहने वाला है। वहीं मथुरा में भी अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वृंदावन कोतवाली इलाके के नगला रामतला के पास हुई मुठभेड़ में राहुल नाम के बदमाश को गोली लगने की खबर है, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि आरोपी बदमाश एक व्यापारी की हत्या सहित 3 हत्याओं में आरोपी है, जिसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। राहुल नाम का एक अभियुक्त है जो पिछले 3 मर्डर में वांटेड था, जमुना पार में, गोवर्धन में, वृंदावन में। ये टेम्पो में बिठा करके और उसमें मर्डर करके लाश को फेंक दिया करता था। आज इसकी सूचना यहाँ पर मुखबिर द्वारा मिली। यहाँ पर क्षेत्राधिकारी और तमाम बाकी फोर्स घेराबंदी इसकी किए। उसमें इसने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में जब पुलिस ने फायर किया तो इसके पैर में गोली लग गई और इसको गिरफ्तार करने में सफलता में हासिल।
वहीं सीतापुर के बड़ा गांव में आज एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अब तक के मिली जानकारी के अनुसार इनमें से 2 घायलों की मौत हो चुकी है, जबकि इनमें से घायलों में कुछ अन्य की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। और अब खबर संभल से है, जहां नखासा थाना क्षेत्र के सिरसा कस्बे में 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर एक दुकान जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली के तार में स्पार्किंग से भड़की चिंगारी दुकान पर गिर गई, जिसे देखते ही देखते दुकान में आग लग गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए किसी बड़े हादसे से पहले ही आग पर काबू पा लिया। वहीं रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के समापन के साथ ही पंचकोसी परिक्रमा का आरंभ हो चुका है। परिक्रमा के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं का एक और जहां जन सैलाब उमड़ा, वहीं इसी दौरान एक न्यायाधीश का ऐसा चेहरा देखने को मिला जिसे देखकर लोग दंग रह गए। बता दें कि कार्तिक महीने में होने वाली परिक्रमा में परिक्रमार्थियों की सेवा करने जनपद न्यायालय के जज खुद ही पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी समेत मौजूद जजों ने न सिर्फ नंगे पैरों से चलकर वहां के लोगों का हालचाल जाना, बल्कि उन्हें प्रसाद भी अपने हाथों से बांटे। यही नहीं, अपर जिला जज अरशद अहमद हाशमी तो कड़ाही के पास बैठे पूड़ी भी तलते नजर आए। वहीं इस दौरान जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी के निर्देश पर श्रद्धालुओं को भंडारे के प्रसाद के साथ साथ मास्क भी बांटे गए। वहीं कोरोना काल में महाराष्ट्र में बुल्ढाना के संग्रामपुर तालुका के सोनाल में संत सोनाजी महाराज की यात्रा और रथ उत्सव पर भी कोरोना का कहर दिख रहा है। आपको बता दें कि हर साल भक्तों के इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता था, लेकिन इस साल कोरोना काल में भक्तों के हाथ निराशा लगी है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्सव को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक यात्रा की योजना बनाई जा रही थी, जिस पर काफी विचार विमर्श के बाद रद्द करने का फैसला लिया गया है। अभी के लिए खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, और अधिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए RA9 न्यूज के साथ।